So class A, let's start the next part of the chapter. By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization. हम कह सकते हैं कि बेटा बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के बाद अ सीरीज ऑफ चेंजेस धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चेंजेस आने लगे. दीज वर एज अ स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम द नेशनलिस्ट मोबिलाइज्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स. अब जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट इकट्ठा हुआ, स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट थे, जो उस स्वदेशी मूवमेंट को पुशअप कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि फ़ॉरेन क्लोथ जो है उसको पूरी तरह से ही बॉयकॉट कर दें हम अपनी कंट्री से. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स रेदर देन जस्ट यार्न बिगेन टू एज्यूम इम्पोर्टेंस. अब क्या था प्रोडक्शन, उन्होंने यार्न मतलब धागा बनाने की बजाय उसके साथ साथ ही कॉटन के क्लोथ्स बनाने स्टार्ट किए. From 1906, the export of Indian yarn to China declined since yarn from Chinese and Japanese mills flooded Chinese markets. 1906 में बेटा चाइनीज़ और जापानीज़ मिलों के आने के कारण, मार्केट में आने के कारण, जो इंडिया से यार्न जो था वो चाइना को सप्लाई होता था, उसमें बहुत गिरावट आ गई, वो अब कम हो गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी. ब्रिटिश मिल जो थी वो वॉर के अंदर जो सामान यूज़ किया जाना था वो बनाने लग गई. इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लोथ टू इंडिया, जो इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटिश क्लोथ का इंडिया के अंदर, देयरफॉर डिक्लाइन, उस टाइम पे वो भी ख़त्म हो गया. As the war continued, वॉर धीरे धीरे चलती रही. Indian factories were called upon to supply war needs like cloth for army uniform, tents and host of the other items. तो इंडियन फैक्ट्रीज को ये बोला गया कि वॉर के अंदर जो सामान यूज़ होगा आप वो बनाओगे, जैसे आर्मी की यूनिफॉर्म, टेंट्स और बाकी सारा जो सामान था वो बनाने के लिए इंडियन फैक्ट्रीज को बोला गया. As a result of these factors, industrialists in India began to produce cloth rather than yarn. अब ये सब चीज़ों के चलते हुए जो इंडस्ट्रीज थी इंडिया के अंदर, वो यार्न बनाने के बजाय क्लोथ प्रोड्यूस किया उन्होंने. प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ डबल्ड बिटवीन 1900 एंड 1912. अब प्रोडक्शन जो था क्लोथ का वो डबल हो गया 1900 से 1912 के बीच में. New factories were set up and old ones ran multiple shifts. अब मतलब जो फैक्ट्रीज थी वो भी कम पड़ गई. धीरे धीरे पहले वाली फैक्ट्रीज जो चली रही थी और नई फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ी कपड़ा बनाने के लिए. Many new workers were employed. बहुत सारे न्यू वर्कर्स को रखा गया. And everyone was made to work for longer hours. और सभी जो वर्कर्स थे वो ज़्यादा टाइम के लिए वर्क करने लगे. Over the years, industrial प्रोडक्शन इन टेक्सटाइल्स इन इंडियन बूम. धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी टेक्सटाइल के अंदर, धीरे धीरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई. इंडिया वंस अगेन बिकेम अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. और धीरे धीरे इंडिया जो था वो उसकी वैसी ही पोजीशन आ गई जैसे कि पहले थी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में. और अब जो था वो लीडिंग प्रोड्यूसर हो गया पूरे वर्ल्ड के अंदर. द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री. The establishment of iron and steel industry was a result of the vision of one man, Jamshedji Tata. आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ जमशेदजी टाटा के कारण ही लगी थी इंडिया के अंदर. However, it was his eldest son, Sir दोराबजी टाटा, who is 1907 set up a factory. उनका जो सन था दोराबजी टाटा, उन्होंने 1907 में एक फैक्ट्री जिसको कह सकते हैं हम लगाई, जिसको टिस्को नाम दिया गया, मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एट सक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकई इन व्हाट इज टुडे झारखंड. Sakchi located at a distance of 32 km from
Kalimati station of the Bengal Nagpur railway line was seen as the ideal place to set up the steel plant. Later, this site was named Jamshedpur and Jamshedji after Jamshedji Tata. ये बाद में जो साइट थी जहाँ पे ये लगाई गई थी फैक्ट्री, उसको बाद में जमशेदपुर बोला गया था जमशेदजी टाटा के नाम पे. टिस्को started producing pig iron in 1911 and steel in 1912. This was the first Indian-owned steel producing unit in India. First थी ये steel producing unit इंडिया की. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. अब जो स्टील ब्रिटेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप. अब वो क्या कर रहे थे कि जो यूरोप के अंदर जो वॉर चल रही थी उसके लिए जो सामान चाहिए था, जो वेपन्स वगैरह चाहिए थे, वो सब उससे बनाए जा रहे थे. सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन स्टील इन इंडिया डिक्लाइन. तो जो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर स्टील इम्पोर्ट होता था उसका भी डिक्लाइन हो गया. एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर द सप्लाई ऑफ स्टील एंड रेल्स. तो अब जो रेलवे जो था, इंडियन रेलवेज जो बन रही थी, उनको जो भी आयरन और स्टील चाहिए होता था वो अब टिस्को के ऊपर डिपेंड हो गए उसके लिए. एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन द सेवरल ईयर्स द डिमांड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर स्टील इंक्रीज्ड एंड टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील सप्लायर. धीरे धीरे जो डिमांड्स थी वो बढ़ती गई स्टील की और आयरन की. तो अब जो टिस्को जो थी वो मतलब बिगेस्ट स्टील सप्लायर कंपनी बन गई. सो बेटा दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ.